नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल के बीच अब पीएम इमरान खान की कुर्सी का बचाना अब मुश्किल हो गया है। इसी बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लुटेरे पीएम इमरान के खिलाफ जमा होकर साजिश रच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रविवार का दिन पाकिस्तान की राजनीति के लिए काफी अहम दिन है। रविवार के बाद राजनीति में रहने के बारे में वो नहीं जानते हैं। रविवार के बाद सियासत में रहने के बारे में अभी फैसला नहीं किया गया है। शेख रशीद ने वकार उन निसा कॉलेज फॉर वुमेन को यूनिवर्सिटी के रूप में पदोन्नत करने के लिए एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन उनकी अंतरात्मा ने उन्हें प्रधानमंत्री इमरान खान को अकेला छोड़ने से रोक दिया। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने पाकिस्तान के जिम्मेदार लोगों से आगे आने और हज के बाद चुनाव कराने के लिए कहा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम खान के खिलाफ कुछ डकैत और चोर जमा हो गए हैं, लेकिन मैं मुश्किल समय में एक सच्चे साथी की तरह इमरान खान के साथ मजबूती से खड़ा हूं। साथ ही आपको बता दें कि रावलपिंडी शहर को ना देशद्रोही पसंद है और ना ही जमीर बेचने वाले लोग। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि शुगर माफिया और घी कालाबाजारी के लोगों का केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रभाव है। शेख रशीद ने आगे कहा है कि उनकी अंतरात्मा उन्हें मुश्किल समय में इमरान खान को छोड़ने नहीं देगी। पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भले ही सफल हो जाए, लेकिन इस हार को कोई स्वीकार नहीं करेगा। रशीद ने आगे ये भी कहा कि देश में जिम्मेदार लोगों से हज के बाद निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की घोषणा करने की अपील की गई। इससे पहले शेख रशीद ने यह सुझाव दिया था कि प्रधानमंत्री इमरान खान को जुलाई के महीने में हज 2022 के बाद एक अच्छा बजट और चुनाव के आयोजन की शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने यह आरोप लगाते हुए भी कहा था कि इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के लिए विदेशी फंडिंग की गई है। हमें सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वो झूठी शान की खातिर की गई हत्या के मामले को अब हल्के में नहीं लेगा। साथ ही एक महिला की उस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा गया जिसने मामले में अपने चाचा की जमानत रद्द करने का आग्रह किया था। दरअसल महिला के अंतरजातीय विवाह करने पर पिछले साल उसके पति की हत्या की साजिश में उसका चाचा कथित रूप से संलिप्त पाया गया था, जहां राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी करने से पहले न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने दीप्ति मिश्रा की ओर से पेश किए गए अधिवक्ता MS आर्य से कड़े सवाल किए। दीप्ति के पति की पिछले साल कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। पीठ ने कहा कि प्राथमिकी में महिला के चाचा के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं थे, जिसमें केवल ये कहा गया था कि उसने शादी का विरोध किया था। अधिवक्ता ने कहा है कि दीप्ति के चाचा मणिकांत मिश्रा और उनके 2 बेटे हमले में शामिल थे। साथ ही इस पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी थीं जिस पर महिला के पति द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पीठ ने यह भी कहा कि ये झूठी शान की खातिर हत्या का मामला है और हम इसे हल्के में नहीं लेते। हालांकि कोर्ट ने यह कहा है कि क्या हमें इस याचिका पर केवल इस आधार पर विचार करना चाहिए कि प्रतिवादी नंबर 2 ने शादी का विरोध किया था। कोई विशेष अपराध नहीं है। प्राथमिकी में यह नहीं कहा गया है कि वो घटना के समय वहां मौजूद था या साजिश करता था। शीर्ष अदालत ने शुरू में यह भी कहा कि वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन आर्य ने पीठ को मानने की कोशिश की और हत्या की घटना से ठीक पहले धमकी और हमले की घटनाओं की महिला के पति द्वारा सूचना दिए जाने को रेखांकित किया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि पीठ ने आगे ये भी कहा कि ठीक है, हम नोटिस जारी करेंगे। प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस स्थानीय पुलिस थाने के माध्यम से दिया जाना चाहिए। दीप्ति के वकील द्वारा CK राय के माध्यम से दायर की गई याचिका के अनुसार ये मामला झूठी शान की खातिर हत्या करने का है और इसमें उसके पति को महिला के रिश्तेदारों ने केवल इसलिए मार डाला कि वो धोबी जाति का था और उसकी शादी एक ब्राह्मण लड़की से हुई थी। आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले साल 17 दिसंबर को मणिकांत को जमानत दे दी थी। और दिल्ली के स्कूलों में आज मेगा PTM आयोजित की गई है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया सर्वोदय कन्या विद्यालय पहुंचेंगे और वहां पर मेगा PTM में पेरेंट्स और टीचर्स और बच्चों से बातचीत करने पहुंचे।
कोरोना के चलते ये पेरेंट टीचर मीटिंग तकरीबन 2 साल बाद हो रही है। कोरोना काल में क्लास हो या पेरेंट्स और टीचर से बातचीत सभी वर्चुअल तरीके से हुआ और वहीं आज हुई इस पेरेंट टीचर मीटिंग में ज्यादातर सभी छात्रों के माता पिता ने टीचर्स के साथ मुलाकात की। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूल में हर क्लासरूम का राउंड लगाया और वहां मौजूद बच्चों और उनके माता पिता से बातचीत भी की। पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ये बहुत जरूरी था। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के बीच जो लर्निंग गैप आया है उसको पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर भरना होने जरूरी है। सिसोदिया ने आगे कहा है कि ऑनलाइन का मॉडल बंद हो गया है और अब से ऑफलाइन ही पढ़ाई हो रही है। बच्चों के अंदर चाहे किसी भी लेवल का एक अवसाद आ गया है, लेकिन उस पर भी अब काम किया जाएगा। बच्चों को मेडिटेशन और माइंडफ्लुएंस सिखाते हुए अगले 3 महीने इमोशनल वेबिंग की जाएगी। साथ ही लर्निंग गैप इस पर भी काम किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि कोरोना के बाद जब सुचारू रूप से सभी स्कूल खुल चुके हैं और पहले की तरह क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में बच्चों के लिए 2 साल बाद वापसी करके उसी रूटीन में आना और 2 साल के अंदर जो बच्चों के अंदर एक एंजाइटी आ गई थी और स्ट्रेस जैसी परेशानियां पैदा हुई, उन्हें दूर करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से मेडिटेशन और माइंडफ्लुएंस पर काम किया जाएगा। पीटीएम में पहुंचे पेरेंट्स से भी कहा गया है कि अगर वो चाहते हैं कि अब बच्चे पहले की तरह स्कूल जाना शुरू कर दें तो उनके साथ ज्यादा समय बिताएं और मेडिटेशन करने को भी सलाह दी। और इसी बीच ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अच्छे दिन और लोगों के बैंक खातों में 15 लाख रुपए जमा करने के वादे अप्रैल फूल के अलावा कुछ नहीं थे। शिवसेना नेता ने यह आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने पिछले 7 सालों से लोगों को बेवकूफ बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि यह आम आदमी के लिए जीवन और मृत्यु की स्थिति है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे को प्रैक्टिकल जोक्स खेलते हैं। इसी मौके पर संजय राउत का यह बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि अच्छे दिन नागरिकों के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराने, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में शामिल करने और रोजगार मुहैया कराने के वादे अप्रैल फूल मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार को झूठ बोलना बंद करना चाहिए और लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ आम आदमी के लिए जिंदगी और मौत का मामला है। 2014 में सत्ता में आने से पहले भाजपा ने काला धन वापस लाने और प्रत्येक नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा कराने का वादा किया था। अच्छे दिन का वादा उस समय भगवा पार्टी की एक शीर्ष अभियान बिंदु था। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए आगे ये भी कहा कि ये कहना कि हम प्रतिशोध में राजनीति में शामिल नहीं हैं, अप्रैल फूल श्रृंखला का हिस्सा है जो देश में पिछले कुछ सालों से चल रहा है। राउत ने यह भी कहा कि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम एकदम से बढ़ गए। उन्होंने ये भी कहा कि शासक हमेशा आम आदमी को बेवकूफ बनाते हैं। आगे ये भी कहा गया कि लोगों को 7 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है। परिवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को नागपुर के एक वकील सतीश उके और उनके भाई प्रदीप को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। कार्रवाई का जिक्र करते हुए शिवसेना सांसद ने आगे ये भी कहा कि राज्य पुलिस किसी भी गलत काम के मामले में उके के खिलाफ आरोपी की जांच कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये चौंका देने वाली बात है कि सीबीआई और ईडी को उन राज्यों में लाया गया जहां भाजपा शासित नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जहां ये केंद्र एजेंसियां आ सकें और लोगों पर आतंक मचाने के लिए छापेमारी कर सकें। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिल्ली दौरे पर आ गई हैं, जहां पिछले 2 दिन में वो पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत गुजरात के कई सांसदों से मुलाकात कर चुकी हैं। इसी के साथ ही आनंदीबेन पटेल ने इन मुलाकातों और दिल्ली दौरे के कई मायने निकाले जाने शुरू हो गए हैं। सूत्रों की माने तो आनंदीबेन पटेल के दिल्ली दौरे को राष्ट्रपति चुनाव और गुजरात चुनाव से जोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि ना तो भाजपा खेमे ने की है और ना ही आनंदीबेन पटेल के खेमे ने की है, लेकिन विशेषज्ञ उनके दिल्ली दौरे के यही मायने निकाल रहे हैं। बता दें कि इसी साल जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। राज्यसभा समेत देश के कई राज्यों में बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत की वजह से तय माना जा रहा है कि राष्ट्रपति भी सत्तारूढ़ पार्टी से ही होगा। इसी कारण वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन का ये दिल्ली दौरा खास माना जा रहा है।
आनंदीबेन पटेल 20 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और आपको बता दें कि राम नाईक का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही वो प्रदेश की राज्यपाल के पद पर आसीन हुई थी। इससे पहले वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही थी और जनवरी 2018 में आनंदीबेन पटेल ओम प्रकाश कोहली की जगह मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, जो कि सितंबर 2016 से अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। बाद में वो अगस्त 2018 में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बनी। उन्हें पूर्व राज्यपाल बलराम दास टंडन की अचानक मृत्यु के कारण अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई थी। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, जिसके बाद आनंदीबेन पटेल ने गुजरात की 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने 7 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि उदयपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि उदयपुर संभाग शराब और अफीम की तस्करी के मामले में पूरे देश में फेमस हो गया है। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य गुजरात में भी अब शराबबंदी है और उससे उदयपुर संभाग से होकर तस्करी होती है। तो वहीं देश में सबसे ज्यादा अफीम की खेती भी यहीं होती है, जिससे तस्करी भी ज्यादा है। यहां लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती रही है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ पुलिस ने गुरुवार की रात को जिले के बेग कस्बा के एक गोदाम में कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए कीमत की शराब जब्त की। मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया और इस मामले को लेकर एसपी प्रीति जैन ने ये बताया है कि जिला विशेष टीम में प्रभारी विक्रम सिंह को सूचना मिली थी कि बेगू के एक गोदाम में भारी मात्रा में अवैध शराब का भंडारण कर रखा गया है, जिसे समय रहते नहीं पकड़ा गया तो अवैध शराब के खुर्द बुर्द होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में बेगू थानाधिकारी रतन सिंह को सूचना दी गई, जिस पर थानाधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौके पर साईं कृपा बिल्डिंग में स्थित एक गोदाम में घेराबंदी की गई। नियम अनुसार गोदाम की तलाशी ली तो मौके से भारी मात्रा में कई ब्रांड की शराब और 2 व्यक्ति मिले। आपको बताते चलें कि पुलिस ने गोदाम में मिले व्यक्तियों से उनके नाम पूछे तो एक ने अपना नाम देवेंद्र सिंह राजपूत और दूसरे ने अपना नाम धर्मेंद्र बताया है। पुलिस ने फिलहाल पूछताछ में दोनों व्यक्तियों से कड़ी तरह से पूछताछ की, जब बताया गया कि गोदाम चंद्रशेखर शर्मा का है और गोदाम के अंदर भरी हुई शराब कैलाश चंद्र समेत अन्य व्यक्तियों ने लेकर रखी हुई थी। आपको बता दें, गिनती की गई तो गोदाम से करीब 3746 कार्टन मिले हैं। पुलिस ने नियमानुसार शराब को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस मामले से जुड़े अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद सामने आएगा कि शराब की ये खेप आखिर कहां सप्लाई की जानी थी। तो वहीं आईपीएल में आज राजस्थान और मुंबई की टीम आमने सामने होगी। ये मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैच के लिए दोनों ही टीमें पिछले कुछ दिनों से एक ही मैदान पर अभ्यास कर रही हैं। ये दोनों टीमों का इस सीजन का दूसरा मुकाबला होगा और राजस्थान ने अपने पहले मुकाबले में सनराइजर्स के खिलाफ 61 रन की धमाकेदार जीत दर्ज की थी। तो वहीं मुंबई को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई भले ही 5 बार आईपीएल टाइटल जीत चुकी हो, लेकिन उसके राजस्थान के साथ महामुकाबला हमेशा बराबरी का रहा है और अब तक दोनों टीमों के बीच 27 मैच खेले जा चुके हैं। इनमें से 14 में मुंबई और 12 में राजस्थान की टीम की जीत हुई है। आपको बता दें कि दोनों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा भी रहा। पिछले नतीजों को देखते हुए इस बार भी मुकाबला टक्कर का हो सकता है। राजस्थान के पास बल्लेबाज, गेंदबाज और ऑलराउंडर्स का अच्छा मिश्रण है। पिछले मैच में मिली दमदार जीत में इस टीम के सभी खिलाड़ियों ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया है। संभव है कि इस मैच में भी टीम पिछले मैच की प्लेइंग 11 के लिए फिर से मौका मिले, लेकिन हाल ही में आपको बता दें कि हो सकता है कि नॉर्थन कुल्चर नायल की जगह जेम्स नीशम या फिर डेरिल मिचेल को मौका मिल सके। ऐसा इसलिए क्योंकि कुल्चर नायल पिछले दोनों मैचों से चोटिल हो गए हैं और अगर वो पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए तो ये बदलाव हो सकता है। सूर्य कुमार यादव अपनी चोट से पूरी तरह उबरने के बाद ही मुंबई इंडियंस की स्क्वाड से जुड़ चुके हैं
और संभव है कि वो इस मैच में खेलते हुए भी नजर आए। उन्हें अनमोल प्रीत सिंह की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है। पिछले मैच में अनमोल महज 8 ही रन बना पाए थे और मुंबई की बाकी प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना न के बराबर है। और आईपीएल 2022 के पहले मुकाबले में दमदार जीत दर्ज करने वाली पंजाब किंग्स को अपने दूसरे मैच में मात खानी पड़ी है। शुक्रवार को हुए मुकाबले में उसे कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 विकेट से हरा दिया है। आईपीएल के पहले मुकाबले में जिस बल्लेबाजी ने 200 से ज्यादा रन का चेंज पंजाब को जिताया था, वही इस मुकाबले में पूरी तरह फ्लॉप रहा। मैच के बाद कप्तान मयंक अग्रवाल ने भी फ्लॉप बल्लेबाजी की और हार का कारण इसे बताया है। मयंक ने यह भी कहा कि हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, हालांकि हमने गेंदबाजी में शुरुआत में जरूर अच्छी टक्कर दी थी। फिर रसेल आए और वो मैच को हमसे दूर ले गए। हमने शुरुआत अच्छी की लेकिन उसे भुना नहीं पाए और अभी टूर्नामेंट का शुरुआती चरण है, इसके लिए फिलहाल चिंता की बात नहीं है। अपने गेंदबाजों की तारीफ करते हुए मयंक कहते हैं नजर आए कि 50 रन तक 4 विकेट निकालकर गेंदबाजों ने हमें मैच में बनाए रखा था। इस मैच से बहुत सारी सकारात्मक चीजें ली जा सकती हैं। इस मुकाबले में केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पंजाब किंग्स ने बल्लेबाजी करते हुए पहले ही ओवर में कप्तान मयंक अग्रवाल का विकेट गंवा दिया। हालांकि भानुका राजपक्षा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने पंजाब को फिर से अच्छी गति दे दी, लेकिन उनके आउट होते ही पंजाब की टीम एक के बाद एक विकेट खोती गई। 18.2 ओवर में करीब 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। जवाब में केकेआर ने भी एक समय में 7 ओवर में 51 रन पर 4 विकेट गंवा दिए, लेकिन यहां से आंद्रे रसेल ने 31 गेंद पर 70 रन की अतिशी पारी खेली। साथ ही केकेआर को 6 विकेट से जीत दिला दी गई। आपको बता दें कि केकेआर ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था। और बहराइच नवरात्र का आगाज होते ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है, जिसके चलते शनिवार को भारी संख्या में बहराइच के पांडवकालीन मंदिर सिद्धिनाथ मंदिर में भक्तों की भारी संख्या में भीड़ देखी। भक्तों ने पहुंचकर मत्था टेका और पूजा अर्चना की। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस भी वहां तैनात रही। आपको बता दें कि नवरात्रि में सुरक्षा व्यवस्था को सफल बनाने के लिए मंदिरों के बाहर पुलिस बल मौजूद रहा, जो कि सुनिश्चित कर रहा था कि भक्त शांतिपूर्ण तरीके से देवी मां के दर्शन कर इस त्योहार का आनंद उठा सके। नवरात्रि का प्रथम दिन है, क्योंकि आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं मंदिरों में सुबह से ही तांता लगना भक्तों का शुरू हो गया था। लगातार भक्त उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल के बाद, क्योंकि कोरोना काल था जिसके चलते भक्त मंदिर तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन वहीं अब लगातार सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा लग रहा है। सुबह से 4 बजे से लंबी लंबी लाइनें लगी थी। मां शैलपुत्री के दर्शन करने के लिए भक्त उत्साहित दिखे और लगातार अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। सुबह से ही लोगों ने अपने घर में घट पूजन करके माता का व्रत शुरू कर दिया है। यह व्रत 9 दिनों तक चलेगा। हिंदू मान्यता के अनुसार ये व्रत 9 दिन तक चलता है, जिसे लोग उत्साह के साथ मनाते हैं। हम आपको दिखा दें मंदिर परिसर के, आप चारों ओर देखिए, लगातार भक्त आ रहे हैं और लगातार भक्त आने के बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर में लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, पुजारी का कहना है कि पिछली बार की अपेक्षा जो पहले कोरोना काल से पहले जो भीड़ देखी जाती थी, लेकिन इस बार कुछ कोरोना काल का फर्क होने की वजह से लोग मंदिर में कम आ पा रहे हैं। उसके बावजूद भी भक्तों का उत्साह जो है वो बरकरार है। मंदिर में पूजा अर्चना लगातार चालू है, क्योंकि इतना समय हो चुका है। इसके बाद भी भक्त लगातार घर से निकल कर आ रहे हैं और माता रानी की पूजा करने में लीन दिख रहे हैं। हम आपको बता दें, ये मंदिर जो है वो महाकाली का मंदिर है और लगभग 50 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है। इस मंदिर में लगातार हम आपको यहाँ पे जो भक्त मौजूद हैं मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए, जो भक्त आए हैं उनसे बात करेंगे। भक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दीपक दीक्षित। अच्छा दीक्षित जी, आप यहाँ आए हैं पूजा अर्चना करने के लिए आए, तो मतलब आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बता दूं आपको, जैसे 2 साल पिछले गुजरे हैं, लगातार कोरोना काल में लोग जूझ रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। वहीं अब इस वर्ष में ऐसा कुछ नहीं है, गाइडलाइंस खत्म कर दी गई हैं, फिर भी लोग अपने हिसाब से मास्क लगा करके आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आपको बता दें, ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ भक्त लगातार हर नवरात्रि में आते थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों से भक्तों को मायूसी हाथ लगी। इस बार लगातार भक्त पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे भी
मैं तो आया हूँ, पूजा कर ली मैंने, व्रत भी रखा है मैंने। उसके अलावा काफ़ी लोग हैं जो पीछे, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चियां भी हैं, सभी माता रानी की पूजा करने आए हैं। चूँकि आज प्रथम दिवस है, माँ शैलपुत्री की पूजा होनी है, तो भक्त उत्साह के साथ आ रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, भक्त उत्साहित दिख रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ श्रद्धालु महिला भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उषा गुप्ता। अच्छा उषा जी, आप मंदिर में आई हैं, किस तरह आपने तैयारियां की हैं और माता का आपने व्रत रखा है? माता रानी को जल चढ़ाने आए हैं, बहुत उत्साह है, माता रानी के दर्शन की बहुत इच्छा है। अयोध्या की प्राचीन माता बाड़ी देवकाली मंदिर में भी नवरात्रि का भव्य शुभारंभ हो चुका है। यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु विशेष रूप से नवरात्रि में माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मां बड़ी देवकाली को भगवान श्री राम की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है। एक ही शीलम में विराजमान है श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती। भक्तों के कल्याण के लिए और यहाँ पर विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धालु की श्रद्धा के साथ जो भी मुरादें मांगी जाती हैं वो सारी पूरी होती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अयोध्या के 14 कोस के परिधि में बड़ी देवकाली जी के नाम से प्रसिद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कुलदेवी भी विराजमान है। अयोध्या में राम मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर फैजाबाद शहर में यह मंदिर स्थित है। जैसा कि मानना है कि ये हमारे कुल राम जन्मभूमि अयोध्या रामचंद्र जी के कुलदेवी का मंदिर है ये, जहाँ रामचंद्र जी और उनका परिवार बराबर दर्शन करने आते थे। और जब से हमारी भी पैदाइश हुई है, मैं भी हर नवरात्र के पहले दिन दर्शन करने जरूर आता हूँ। ये मानना है कि ये हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के कुलदेवी का मंदिर है। कोरोना काल में थोड़ा सा लोगों को दिक्कत जरूर महसूस हुई, लेकिन उसके बावजूद भी नवमी के टाइम पे, चैत्र नवमी के टाइम पे लोग दर्शन करने बराबर आए हुए हैं। कोरोना काल खत्म होने के बाद अब यहाँ पर कोई कोरोना का कोई भय डर नहीं है और हमको लगता नहीं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है। माता जी के सामने सब कुछ पहले लोग दर्शन करने आ रहे हैं, लोग दर्शन करने बराबर आते रहेंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से ये उनके कुलदेवी का जो मंदिर है, ये बहुत ही सिद्धपीठ मंदिर माना जाता है। आज आप क्या आपने क्या मैं मन्नत के वजह से तो नहीं, लेकिन ये है कि दर्शन के पर्पज से बराबर दर्शन करने यहाँ आया जाता है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? ब्रजेश जायसवाल, अयोध्या फैजाबाद। देश भर में आज नवरात्रि की धूम मची है। सुबह से ही भक्त देवी के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इसी बीच बिजनौर के चामुंडा और मां काली के मंदिर में भी जन सैलाब देखने को मिला, जहां पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए हैं। दरअसल आज पहले दिन मां के 9 रूपों में से देवी शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा की जाती है और वो अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। चामुंडा मंदिर के अलावा तमाम दूसरे देवी मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ गई है। साथ ही आपको बता दें कि पूजन और दर्शन का ये सिलसिला सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गया था। और नवरात्रि पर्व के अवसर पर शासन द्वारा बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता समेत उन्हें सशक्त बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। और मिशन शक्ति के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के मंदिरों, स्कूल और कॉलेजेस में एंटी रोमियो स्क्वाड और अपने अपने थाना क्षेत्र में घूम रहे नारी को लेकर जागरूकता और नारी स्वावलंबन के लिए बालिकाओं और महिलाओं से बातचीत करने का काम किया जा रहा है, ताकि उन्हें जागरूक करते हुए आम जनमानस में उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा सके। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि मंदिरों के बाहर यहाँ पर ये स्क्वाड है, पुलिस के अधीक्षक हैं और महिलाओं से बात की जा रही है और जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है और साथ ही लोगों में एक भरोसा जगाने की ये कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्य न्यूज।